है क्योंकि मध्य प्रदेश में मिशन 2023 को लेकर बीजेपी का एक बड़ा प्लान है। अगले 8 महीनों में मोदी शाह के 24 कार्यक्रम की तैयारी है। तो एक बार फिर से हिंदुत्व को लेकर ही बीजेपी मैदान में उतरेगी। हालांकि इसकी पिछली तस्वीरें भी हमने देख ली हैं जब महाकाल लोक का लोकार्पण किया गया और अब महाकाल लोक की तर्ज पर ही ओमकारेश्वर टेम्पल ऑफ टाउन और राम वन गमन पथ को लेकर भी तैयारी की जा रही है। बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, इनके कई दौरे मध्य प्रदेश में हैं। बड़े कार्यक्रम प्रस्तावित हैं अगले आने वाले 8 महीनों में, क्योंकि 2023 का जो चुनाव है और उसे लेकर तैयारियां, हिंदुत्व का एजेंडा ही रखा जाएगा। मिशन 2023 के साथ साथ 2024 पर भी बीजेपी फोकस कर रही है। तो ये महत्वपूर्ण खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं क्योंकि बीजेपी विधानसभा चुनाव 2023 के साथ साथ चुनाव 2024 के लिए भी मध्य प्रदेश में अभी से काम में जुटी हुई है। इसके लिए हर बूथ पर कितने धार्मिक स्थल, जातियां, सामाजिक नेताओं का राजनीतिक प्रभाव है, ये जानकारी भी जुटाई जा रही है। चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत हम करेंगे और इसे विस्तार से समझने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, मिशन 2023 के साथ साथ 2024 पर भी बीजेपी इस वक्त फोकस कर रही है। आने वाले 8 महीनों में दिग्गजों के कार्यक्रम है और लगातार जो धार्मिक स्थलों का विकास किया जा रहा है वो चुनावी रणनीति का हिस्सा। निश्चित तौर पर जब राजनीतिक दल चुनावी राजनीति की दृष्टि से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो उसमें एक बहुत अहम मुद्दा जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ आगे चुनाव ही होता है। अब मध्य प्रदेश में हम विधिवत चुनावी वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। नवंबर से आप कह सकती हैं कि लगभग पूरा 1 वर्ष बचेगा। तो अब हम नवंबर के दरवाजे पर खड़े हैं और मध्य प्रदेश में जैसी जानकारी सामने आ रही है कि अगले 8 महीने में मोदी और शाह जो हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, 24 कार्यक्रम संभावित हैं, ऐसा माना जा रहा है। और अब जिस तरह से बीजेपी राम के बाद शिव पर केंद्रित, चाहे हम जितने भी ज्योतिर्लिंग पूरे देश में हैं, उन ज्योतिर्लिंग मंदिरों का एक समग्र रूप से विकास की योजना हो, जिसमें 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में भी हैं, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर। तो महाकालेश्वर का काम तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री प्रथम चरण में आ चुके हैं और अब ये माना जा रहा है कि ओंकारेश्वर, क्योंकि वहां पर आदि शंकराचार्य की एक विशाल मूर्ति की स्थापना भी जारी है और इसी के साथ वहां पर एक वैदिक विश्वविद्यालय जैसी संकल्पना को लेकर भी आगे बढ़ने की बात है। और राम वन गमन पथ, इस पर भी बहुत तेजी से बीजेपी आगे बढ़ रही है। तो ये माना जा रहा है कि ये डबल इंजन की जो सरकार है, केंद्र में बीजेपी, मध्य प्रदेश में बीजेपी, ये मिलजुल कर ये जो तीनों अहम किरदार हैं बीजेपी की राजनीति के, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हों, इनकी त्रयी आने वाले 8-9 महीनों में एक धार्मिक दृष्टि से बड़े कार्यक्रमों की एक पूरी श्रृंखला का आयोजन मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलेगा। और इसके पीछे सोच और दृष्टि, जैसा ऑब्जर्वर्स मानते हैं कि यही है कि ये बीजेपी के एक बड़े वर्ग को, जो बीजेपी का समर्थन समूह जुटाने वाला वर्ग भी माना जाता है, वो इस दृष्टि से काफी इससे उस पर उसका प्रभाव भी होगा और बीजेपी अपने एजेंडा के साथ हिंदुत्व के आगे बढ़ेगी और जहां वो चाहती है कि वो प्रभाव पैदा कर पाए। तो अब आप ये तय मानिए कि हिंदुत्व के साथ इनका एक सम्मिश्रण। सर, आपकी आवाज स्पष्ट हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शरद जी, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है, ब्रेक हो रही है आपकी आवाज बीच में। सर, मैं आपके पास एक बार फिर से लौटूंगी। हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हितेश जी, राम की भक्ति हमने बीजेपी की देखी, लेकिन अब शिव की भक्ति में भी बीजेपी जुटी हुई है। हालांकि मध्य प्रदेश से बाहर अगर हम काशी विश्वनाथ को देखें और उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर महालोक और अब ओमकारेश्वर के लिए भी तैयार। जी बिल्कुल सही कहा और शरद जी ने बहुत अच्छे से सभी चीजों की व्याख्या कर दी है। तो उसमें न जाते हुए बस मैं 2-3 बातें ये कहना चाहूंगा
हम सब जानते हैं कि ओंकारेश्वर का जो प्रोजेक्ट है हमारा, जिसमें लगभग 108 फीट की आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति की वहां पर स्थापना होनी है, उस बात को लेकर एक बड़ा काम वहां पर प्रारंभ हुआ है जी। और स्वाभाविक है कि राष्ट्र में ये एक अप्रतिम किस्म का परिसर होगा और जब ऐसी बात होती है तो स्वाभाविक है कि हमारे अभूतपूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस अवसर पर ना रहें, ऐसा तो हम सोच ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वे इन अवसरों पर हमारे साथ रहेंगे। और ये बिल्कुल सही बात है, 2024 तक अब लगातार चुनाव रहने वाले हैं जी। तो मैं इसको 23 के आरंभ से जोड़ता हूँ, क्योंकि नवंबर में मोस्ट प्रॉब्ली गुजरात के चुनाव के कारण सभी की व्यस्तताएं वहाँ ज्यादा रहने वाली है। पर नवंबर के पश्चात आप मान के चलिए दिसंबर और जनवरी से जो फोकस है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जो अगले राउंड के हमारे हिंदी भाषी राज्य हैं, जहाँ पर हमारा बड़ा जनाधार है, जहाँ हमारा हम कह सकते हैं कि छोटी छोटी चीजों की वजह से सरकार नहीं आ पाई थी जी। उसको हम बेहतर तरीके से फिर से ठीक करते हुए आगे बढ़े, इसका प्रयास करें। हितेश जी, शरद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी, आपको सवाल पूछना चाहें। डॉक्टर वाजपेयी, मुख्य रूप से बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है, मुझे जो समझ आता है, जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री जी ने एक संकल्प की बात की कि चाहे मंत्री हो, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्यूरोक्रेसी हो, हम एक गुड गवर्नेंस का संकल्प लें। तो बात गुड गवर्नेंस और उसके साथ भारत के आध्यात्मिक, पुरातन, सनातन वैभव को फिर पूरी शक्ति से पुनर्स्थापित करना, ये दोनों विषय, क्योंकि चूंकि आप भी हमेशा ये बात कहते हैं कि चुनाव में राजनीतिक दलों का उद्देश्य चुनाव जीतना तो है ही, लेकिन गुड गवर्नेंस और भारत का सनातन और पुरातन वैभव पुनर्स्थापना, इन दोनों का सम्मिश्रण 23-24 में देखेंगे हम। बिल्कुल, क्योंकि लोकतंत्र में सरकारों का काम राष्ट्र का निर्माण होता है, तो मेरा मानना यह है कि जहां एक और भौतिक उन्नयन की जिसकी तरफ आपने इशारा किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस और लोगों की जो भौतिक आवश्यकताएं हैं वो सरलता से पूरी हुआ। आज ही सुबह जैसे सड़कों को लेकर मुख्यमंत्री जी ने, चूंकि बारिश हो गई है, बैठक ली है कि 15 दिन के अंदर मुझे सब चीजें व्यवस्थित चाहिए, मैं निकलूंगा देखते हैं। 15 दिन का समय दिया है पूरे प्रदेश की सड़कों को। तो इसी प्रकार से दूसरी ओर आध्यात्मिक जगत है, तो हमारे आध्यात्म, श्रद्धा और आस्था के जो केंद्र हैं मध्य प्रदेश के, उनको व्यवस्थित करना, उनको सुसज्जित करना और उनको जिस समृद्धशाली मध्य प्रदेश की हम कल्पना करते हैं उस स्थान तक पहुंचाना, डेफिनेटली हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आखिरी प्रश्न कर रहा हूं डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि प्रधानमंत्री जी का चेहरा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभाला, जहां पर किसान आंदोलन के बड़े तथाकथित नकारात्मक प्रभाव की बात की जा रही थी, तो क्या ये भी अब डबल इंजन का नारा भी हमने उत्तर प्रदेश से ही सुनना शुरू किया है? तो आप ये बीजेपी क्या बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ये मान रही है कि केंद्र और राज्य की समन्वित शक्ति से हम विधानसभा चुनाव में भी उतरेंगे? शरद जी, मैं तो मध्य प्रदेश को नए कीर्तिमान रचते हुए देखता हूँ और इसीलिए यहाँ से ही ट्रिपल इंजन की बात निकली है। हाल ही में हमने नगरीय निकाय चुनाव में 80% लगभग स्थानों पर सफलता पाई है। तो मुझे लगता है कि इस बार चूंकि नगरीय निकाय पहले हुए हैं, तो पहला इंजन हमारा पूरा हुआ है 22 में, 23 में दूसरा और 24 में तीसरा। तो हम ट्रिपल इंजन को अचीव करेंगे और द्रुत गति से आगे बढ़ेंगे। ये नया नारा आपने दे दिया, ट्रिपल इंजन का जया। डॉक्टर हितेश वाजपेयी का एक नया नारा है कि ट्रिपल इंजन जो है उसको अचीव करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हितेश वाजपेयी। जय। धन्यवाद सर। बिल्कुल डॉक्टर हितेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। शरद जी, आपका भी बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए अगले साल मध्य प्रदेश में क्योंकि चुनाव होने हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव है और हिंदुत्व के जरिए बीजेपी 2023 और 2024 इन दोनों को ही साधने में जुटी हुई है। ऐसे में अब मोदी और शाह के लगातार दौरे होंगे। अगले 8 महीनों में मोदी मध्य प्रदेश में 14 बड़े आयोजनों में हिस्सा लेंगे और गृहमंत्री अमित शाह की अगर हम बात करें तो उनके भी 10 बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं। इसका रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है और आपको बता दें कि 2023 चुनाव के लिए पार्टी किसी भी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है, इसीलिए चुनाव को पीएम मोदी खुद लीड करेंगे।